24 नवंबर 2009 रात 8 बजे जॉन और उसका 13 साल का छोटा भाई जॉस अपनी टीम के साथ नट्टी पुट्टी केव में घुसते हैं। वो दोनों काफी एक्सपीरियंस्ड केवर थे और उन दोनों ने काफी सारे एडवेंचरस केव्स को एक्सप्लोर कर रखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी केव हंटिंग होने वाला है। जॉन अपनी टीम के साथ नट्टी पुट्टी केव के 30 इंच के एंट्रेंस से केव के अंदर एंटर कर चुका है। शुरू के 1 घंटे तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह रुक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो केव के सबसे डीपर पार्ट में जाएंगे। ये इतना छोटा है कि इसे सिर्फ कुछ लोग ही पार कर पाते हैं और उस पार्ट को क्रॉस करने के बाद आगे एक और लंबा पैसेज आएगा और इसे पार करने के बाद फाइनली आपको एंड में टर्न करने के लिए थोड़ा जगह मिलेगा और फिर टर्न होके आप वहां से वापस आ सकते हो। जॉन और जॉस को बर्थ कैनल मिल जाती है और अब वो दोनों बर्थ कैनल में घुस चुके हैं, लेकिन उनके लिए सबसे खतरे की बात तो ये थी कि वो एक गलत रूट में घुस चुके थे जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। 15 फीट आगे बढ़ते ही जॉन को काफी सारी चट्टान दिखती हैं। हालांकि उसका शरीर काफी फ्लेक्सिबल था जिससे वो अपनी बॉडी को मूव करके केव में आगे बढ़ते जा रहा था। जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था पैसेज और भी टाइट होते जा रही थी। जॉन अब कॉर्क स्क्रू तक पहुंच चुका है। केव अब इतना छोटा हो चुका है कि वो चाह के भी अब पीछे नहीं मुड़ सकता है, लेकिन जॉन को तो लग रहा था कि वो बर्थ कैनल में है और आगे जाके उसे टर्न करने के लिए जगह मिलेगी, इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा था। जॉन अब कॉर्क स्क्रू के आखिरी पॉइंट तक आ चुका था जहां अब उसे इस एरिया को क्रॉस करने के लिए उसे रॉक से होकर 90 डिग्री बेंड करना होगा। इसे सिर्फ कुछ बहुत ही छोटे और फ्लेक्सिबल लोग कर पाते हैं। जॉन अब कितनी भी कोशिश कर ले वो पीछे नहीं मुड़ सकता है, इसलिए वो एक्सक्यूज कर करके लेज एरिया की तरफ घुसते जा रहा था। जॉन को लग रहा था कि वो बर्थ कैनल की सबसे टाइट जगह में है और इसके बाद उसे टर्न करने का मौका मिलेगा, इसलिए वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो बिल्कुल उल्टा मूव कर रहा था, मतलब उसे पता नहीं था कि नीचे क्या है। उसे उम्मीद थी कि आगे उसे ओपन एरिया मिलेगा, लेकिन तभी वो स्पीड में स्लाइड करते हुए नीचे आने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथों से पूरा जोर लगाते हुए रुक पाता है। जॉन जॉस को कहता है रुक जाओ, मुझे फॉलो मत करो, लेकिन तभी जॉन को एक छोटा सा होल दिखता है और उसके अंदर एक उम्मीद जागती है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जॉन आगे बढ़ता है और होल में अपने सर को डाल देता है। टनल में घुसते ही उसे पता चलता है कि ये टनल तो और भी ज्यादा टाइट है और रास्ता भी आगे बंद था क्योंकि वो पैसेज की एंडिंग थी। उस टनल की साइज सिर्फ 18 इंच थी, मतलब कि आपके लैपटॉप के डायमीटर जितनी जगह में जॉन बुरी तरीके से फंस चुका था। जॉन का सर टनल के नीचे और पैर ऊपर आ चुका था। वो ऊपर मूव करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था, मानो ऐसा कि उसका हाथ यूजलेस हो चुका था। जॉन को इतना तो अब रियलाइज हो चुका था कि वो इससे अब खुद से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो जॉस को मदद के लिए बुलाता है और जॉस उस टर्न को क्रॉस करके किसी तरह जॉन के पास पहुंचता है। जॉस को जॉन का सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहा था। जॉस अपने पैर से जॉन को ऊपर पुल करने की कोशिश करता है, पर थोड़ा ऊपर आने के बाद ग्रिप टूटने के कारण वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। बार बार ट्राई करने के बाद भी जॉस जॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि उसे प्रोफेशनल्स की मदद लेनी होगी। दोनों में डिसाइड होता है कि जॉन बाहर जाएगा और हेल्प लेके आएगा। खैर जॉस बाहर आके इसकी जानकारी सबको देता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन डाउन टू अप पोजीशन में था। रेस्क्यू डॉक्टर का कहना था कि वो इस पोजीशन में सिर्फ 8 घंटे ही जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसके एक एक करके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। जॉन को रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर जाती है जिसका नाम था सुशी, और वो अपने पैरों में रस्सी बांध कर केव में जाती है ताकि वो भी इसमें फंस न सके। सुशी की हाइट सिर्फ 5.3 फीट थी, जिससे वो आसानी से 12:30 में जॉन तक पहुंच जाती है। जॉन को फंसे अब तक 9 घंटे हो चुके थे। दोनों में कन्वर्सेशन होने के बाद सुशी जॉन के पैरों को रस्सी से बांध देती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक में फ्रिक्शन इतनी ज्यादा थी कि वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही थी। वो सब कुछ ट्राई करती है जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी वो जॉन को बाहर नहीं निकाल पाती है और फ्रस्ट्रेट होकर उसे केव से बाहर जाना पड़ता है। अब जॉन को बाहर निकालने के लिए एक नया प्लान बनाया जाता है, जिसमें अब केव में पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करके जॉन को मशीन से खींचा जाएगा, लेकिन इसे लगाना बहुत ही चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग था क्योंकि केव में एक बार में सिर्फ एक ही रेस्क्यूअर घुस सकता था और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों का समय लग रहा था, लेकिन जॉन के पास तो समय बहुत ही कम बचा था। जॉन को अटके वहाँ 12 घंटे हो चुके थे। वह सारी रात डाउन एंड अप पोजीशन में गुजारता है। वो अब किसी तरीके से केव से बाहर आना चाहता है। उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो रही थी। उसका 70% से ज्यादा ब्लड उसके ऊपर आ चुका था, जिससे धीरे धीरे उसकी सांसें रुकते जा रही थी। जॉन की ये हालत देख के उसकी फैमिली होपलेस होते जा रही थी, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। केव में ऑक्सीजन कम होने के कारण जॉन के पास कई सारे ऑक्सीजन बबल्स को रिलीज किया जाता है ताकि केव में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, और इसी के साथ जॉन को इंगेज रखने के लिए केव
में एक वाइड टेलीफोन लाइन लगाई जाती है ताकि वो अपनी वाइफ इमली से बात करके अच्छा फील कर सके। अब शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे और पुलिस सिस्टम भी अब पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी थी। फिर एक रेस्क्यूअर रियान केव में जाके जॉन के पैरों में रस्सी बांध के उसे खींचते हैं, लेकिन इससे जॉन को अपने लेग्स में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि अब उसके लेग्स अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। लेकिन किसी तरीके से रियान फिर भी जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है और अब ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम वर्क कर रहा है क्योंकि जॉन अब ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका था। वो अब अपनी आंखों से रियान को देख पा रहा था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जॉन के पैर केव की सीलिंग से टच कर रहे थे और उस कंडीशन में जॉन के पैरों को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था, ना उसके पैर को काटेगा। और रियान यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि वो जॉन के पैरों को काट देगा, लेकिन अचानक से पुलिस सिस्टम फेल हो जाता है। एक साइड की पुलिस अचानक से टूट के रियान के सर पे लग जाती है जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन गिर के फिर से वही इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाता है। जॉन अब उस समय कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा था, शायद उसे इस बात का पता चल गया था कि वो इससे अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। रियान को केव से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब खुद जॉन के फादर जॉन को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। वो सबसे पहले टूटे हुए पुले को फिक्स करते हैं जिसमें 1 और घंटा चला जाता है। देव जॉन के पैरों को बांधने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो इतने फ्लेक्सिबल और पतले नहीं थे कि वो ऐसा कर पाए, जिसके कारण देव खुद 15 मिनट तक केव में अटक चुके थे। थक हार कर वो केव से बाहर आ जाते हैं और उनकी जगह एक नया रेस्क्यूअर बैंडेड गोल्स केव के अंदर एंटर करते हैं। केव में टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है ताकि उनकी फैमिली उससे बात कर सके, लेकिन बैंडेड जो देख पा रहा था वो इमली नहीं देख पा रही थी। जॉन अब कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। कुछ घंटे पहले तक जॉन के सांस लेने की आवाज केव में आ रही थी, लेकिन अब वो भी शांत हो चुकी है। सब मिलकर ऐसा डिसाइड करते हैं कि केव में मेडिकल प्रोफेशनल्स को भेजा जाएगा जिससे वो कंफर्म कर सकते हैं कि जॉन की मौत हो चुकी है, और ऐसा ही होता है। 25 नवंबर रात 11:56 पर मेडिकल प्रोफेशनल्स कंफर्म कर देते हैं कि जॉन मर चुका है। 120 से ज्यादा रेस्क्यूअर बैक टू बैक 27 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्टिल वो जॉन को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जॉन के लाइफ के आखिरी 27 घंटे सबसे हॉरिफिक और डरा देने वाला था, और ये मौत कुछ ऐसी थी कि जॉन हर समय अपनी मौत को महसूस कर पा रहा था। लेकिन फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये करना रेस्क्यूअर टीम के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा वही दफन रहेगी और उसके एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा। पूरे नट्टी पुट्टी केव को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये कहानी है 24 नवंबर 2000